आजाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए और दरेक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और चनार चौक के नजदीक पहुंचे तो उमर नजीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उसमें खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नजीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नजदीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया। पहले उन्होंने 10 लोगों के नाम लिए जो शहीद हुए हैं, उनके इलाकों के नाम लिए और ये बताया कि 10 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 7वें नंबर पे उमर नजीर कश्मीरी ने अपने भाई का नाम लिया था। फिर कुछ देर के बाद इतला आती है, एक और साहब बताते हैं कि जो शहादतें उनकी तादाद 14 हो गई है। और अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी जो ताज़ा तरीन इतला आई है उसके मुताबिक अब तक 20 कश्मीरी शहीद हो गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं जो अस्पतालों में। एक अफसोसनाक बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले इन लोगों पे बिला इश्तियाल फायरिंग की। इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, ये निहत्ते जा रहे थे और ये बात उमर नजीर कश्मीरी ने खुद बताई भी कि हमने लोगों से दरखास्त की थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। निहत्ते लोगों पे गोली चलाई गई है। उमर नजीर कश्मीरी का भाई शहीद हुआ है। उसने जब शोहदा के नाम लिए तो 7वें नंबर पर अपने भाई का नाम भी लिया और बताया कि ये मेरा भाई था। लेकिन बड़ी सब्र के साथ, बड़ी इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ उन्होंने शोहदा के नाम लिए और बड़ी होशमंदी के साथ उन्होंने आगे के लाएमल का ऐलान किया कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते, हम हक पर हैं। हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनके लिए अच्छाई वाले मामलात करेगा। बड़ा पहाड़ जैसा सब्र और हौसला दिखाया। मरियम नवाज ने सेलिब्रेशन शो कर दी। आजाद कश्मीर के इलेक्शन को जनाब हमने जीत लिया, आतिशबाजी लगा दी, सेलिब्रेशन लगा दी, अपनी खुशियां मना ली मरियम नवाज ने। इस औरत को बिल्कुल एहसास नहीं है कि पाकिस्तानियों के दिल पे क्या गुजर रही होती है। जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया उस दिन ये केक काट रही थी। बाद में उनकी लाश जो है उसकी तस्वीर लगा के एक झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया कि अरशद शरीफ ने नवाज शरीफ की बीवी की मौत का मजाक उड़ाया था या बीमारी का मजाक उड़ाया था। और बाद में झूठी साबित हुई ये औरत कि कभी भी अरशद शरीफ ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मैं हूं या अरशद शरीफ है या साबिर शाकिर है या बाकी जर्नलिस्ट हैं। हम हमेशा दुआ करते रहे हर बीमार के लिए। जब कभी पता चला नवाज शरीफ बीमार है, हमने कहा अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। लेकिन जो इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है या इनके झूठ है उनको हम बेनकाब करते रहे। इस औरत ने वहां पर भी झूठ बोला। झूठ इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इनके घर से इनको तोहफे में झूठ मिलता है। हर वो मौका जिसमें पाकिस्तानी दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, ये उस मौके पर केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। एक मरतबा फिर इस औरत ने जब रावला कोट में लाशें पड़ी हुई थी, खून बह रहा था, लहू लहान था कश्मीर, उस वक्त कश्मीर के अंदर फतह के झंडे गाड़ के आतिशबाजी की फुटेज लगाई है। इनकी खुशियां अलग, इनके गम अलग। पाकिस्तानियों की खुशियां अलग, पाकिस्तानियों के गम अलग। इनका पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता। पूरे पाकिस्तान में लोगों को आवाज उठाना चाहिए, सहाफियों को भी आवाज उठानी चाहिए। आप ये सोचते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे आप आवाज उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो लोग शहीद हुए इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहता था ना कि बारी बारी सबकी बारी। आज मेरे कश्मीरी भाइयों की बारी है। मैं आपको लिख कर देता हूं, कल आपकी भी बारी आएगी। ये पंजाब के एक एक शहर में घुसेंगे और एक एक जगह पे तबाही फेरेंगे। वो DW न्यूज ने जो डॉक्यूमेंट्री छापी है ना, उसके इंटरव्यू सिर्फ आप निकाल के सुने और पढ़े, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे निजाम पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर दिया है। अब मैं आपको डेट्स के साथ बताता हूं कि इस दौरान 2020 में आजाद कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। ठीक है जी। मरकज में हुकूमत किसकी थी? PTI की। आजाद कश्मीर में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। फिर जनाब आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रावला कोट में और पलंदरी में मुजाहरे शुरू हो गए। 2022 आ चुका था और अब वजीर आजम थे आजाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनको वही लोग लेके आए थे जो मोदी साहब को भी पाकिस्तान के दौरे पे लाना चाहते थे। ठीक है जी, समझ गए ना आप। अब सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, इन्होंने ये आजकल वैसे पहले PTI में थे, फिर पीपल्स पार्टी में गए, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ठीक है जी। सबसे पहले ये साहब हैं जिन्होंने कश्मीरियों को कहा, वो कश्मीरी जो कभी LOC की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करते थे, कभी आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा करते थे, कभी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते थे, कभी कहते थे हम जी बिजली के बिल जला देंगे, तो कभी कहते थे वो ये रोड बना दो, कभी कहते थे ये पुल बना दो। तो
सरदार तनवीर इलियास साहब ने इनको इंडियन एजेंट कहने की रवायत शुरू की। ये सरदार तनवीर इलियास था उस वक्त। इमरान खान को चाहिए था कि उसी वक्त इसको निकाल देता, अब तो ये खुद चला गया ना। लेकिन ये सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले कश्मीरियों को इंडियन एजेंट कहने की रवायत इन साहब ने डाली। आगे चलते हैं जी। फिर इनके दौर में जब सरदार तनवीर इलियास साहब ने यह काम शुरू किया कि जो भी अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है ये इंडिया का एजेंट है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना आजाद कश्मीर की, ये उसके खिलाफ इकट्ठी हो गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कॉम्प्रेस जमातें, उसमें JKLF भी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी और बहुत सी पार्टियां ये सारी इकट्ठी हो गई। इन्होंने एक अलायंस बनाया, उसका नाम था ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम 2022 में। ठीक है जी। और इसने एहतजाज किया 13-14 दिन तक और वंस अगेन रावला कोर्ट में एहतजाज हो रहा है। और भी जगहों पे एहतजाज हुआ, रावला कोर्ट मेन जगह थी। वो रावला कोर्ट की एक लंबी हिस्ट्री है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के लोग जो हैं ये किसी का जुल्म और किसी का जबर बर्दाश्त नहीं करते, खाले खिंचवा लेते हैं लेकिन वो समझौता नहीं करते, भूलते भी नहीं है, जालिम को कभी भूलते भी नहीं है। ये तो ताकत का इस्तेमाल था कश्मीरियों के खिलाफ। कश्मीरियों की हुकूमत इस्लामाबाद की मर्जी से जो ताकत का इस्तेमाल करी थी, 5 अगस्त 2019 के गासिबाना कदम के खिलाफ जो एहतजाज था उसको रोकने की कोशिश करी थी, इसने कश्मीरियों में बेचैनी, गुस्सा और इश्तियाल पैदा किया। और कश्मीरियों को इस एहतजाज से रोकने की कोशिश कौन कर रहा था? ये उस वक्त के अरबाब इख्तियार कर रहे थे। अब वो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे जी इमरान खान वजीर आजम था तो आप उसका नाम लें, चले मैं ले लेता हूं, इमरान खान साहब भी थे। वैसे तो वो जुमे के जुमे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज कर रहे थे। आजाद कश्मीर में जब भी कोई एहतजाज के लिए निकलता था तो उस पर आंसू गैस की शेलिंग करवाते थे राजा फारूक हैदर साहब। रिकॉर्ड निकाल के देख लें राजा साहब, इस पे मेरे साथ आप जो है ना ओपन डिबेट कर लें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आऊंगा कि आप वजीर आजम थे, आपके दौर में 5 अगस्त 2019 हुआ और कश्मीरियों ने जब भी लॉन्ग मार्च किया, LOC की तरफ जाने की कोशिश की, असेंबली की तरफ जाने की कोशिश की, आप लाठी और गोली का इस्तेमाल करते थे। और इसके पीछे कौन था? जनरल बाजवा और जनरल फैज, जो चाहते थे कि आजाद कश्मीर में बेचैनी ना नजर आए, क्योंकि उन्होंने बैक चैनल खोला हुआ था इंडिया के साथ। ठीक है जी। और ये एक उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट थी, उसकी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ इंडिया के साथ मामला जो हैं वो ठीक किए जाएं। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, चले बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं आपको वजह बताता हूं कि वजह क्या थी कि आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के एहतजाज को दबाने के लिए बार बार ताकत का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ चैनल खोले हुए थे जनरल फैज के जरिए, और उनमें से जो एक पाकिस्तान की शख्सियत है, मैं किसी वक्त कोशिश करूंगा कि उनसे दरखास्त करूं कि प्लीज आप भी मोदी के पास जाते थे ना बाजवा साहब का पैगाम लेके, तो थोड़ा सा मुझे बता दें। अभी मैं उनकी सिक्योरिटी की वजह से उनका नाम नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो ये मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पर लाना चाहते थे, हंगलाज माता का जो मंदिर है ना बलूचिस्तान में, वहां, और वहां से फिर कराची और कराची से इस्लामाबाद। और इनकी डेडलाइन थी कि मार्च या अप्रैल 2022 में इन्होंने लेके आना था मोदी साहब को पाकिस्तान। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि इस सारे मामले पे आजाद कश्मीर में कुछ ना हो और कश्मीरी जो है ना वो कोई एहतजाज ना करें, और इसीलिए वहां पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। और एक बड़ी मुश्किल जो पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है उसका मैं अब जिक्र करता हूं, बड़े दुख के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ ये जिक्र करने लगा हूं कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे और इनके दरमियान एग्रीमेंट जो है वो एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट में तब्दील हो जाएगा, तो उसके बाद एक वसीउल बुनियाद इलाकाई इत्तेहाद बनाया जाएगा, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का अलायंस है। एक डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब का। तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी आ जाए, कतर भी आ जाए, मिस्र भी आ जाए और ईरान भी आ जाए। लेकिन अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं कि सऊदी अरब के जहाज पे हमला कर दिया है जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। तो जब आप सऊदी अरब पर हमला करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इस मुल्क का पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और वो पाकिस्तान जिसकी सियासी और फौजी क़यादत की तारीफ में ईरान के अंदर तराने जारी किए जा रहे हैं
तो अगर आप उसी पाकिस्तान का इत्तेहादी जो है सऊदी अरब उस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान के लिए तो एक आप मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देंगे ना।